Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss introduction to statistics. Let's start with the basic objectives. After completion of unit, the students will be able to demonstrate basic understanding of statistics, know characteristics and functions of statistics, explain the application of statistics in educational research, distinguish between the level of measurement, demonstrate the basic understanding of graphical representation of data, distinguish descriptive and inferential statistics, explain variable and data and their types, explain the application of statistics in educational research. Introduction. The word statistics is derived from the Latin word status or the Italian word statista, mean a political state or government. We can say the statistics is the science of collecting, organizing, interpreting and reporting data. It is a group of methods which are used for collecting, displaying, analyze and drawing conclusions from the data. बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ये एक लातीनी ज़ुबान का जो है लफ्ज़ है जिसके मायने जो है स्टेटस के हैं, या एक इटालियन जो है इटली जो ज़ुबान है उसका लफ्ज़ है जिसके मायने है पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट के। और बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। Types of statistics. There are two basic types, descriptive and inferential statistics. In descriptive statistics, it is a branch of statistics which deals with collection, presentation and analysis of numerical data is called descriptive statistics. While in inferential statistics, the branch of statistics which deal with the procedures of drawing inferences about the population's parameter is called inferential statistics. डिस्क्रिप्टिव और इन्फेंशियल में भी कहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं डाटा को क्वांटिफाई, हमारे पास जो है वो डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसको ये डील करती है, प्रेजेंट करती है उसको डाटा को और एनालाइज करती है रिजल्ट्स को, न्यूमेरिकल डाटा को, और फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेशन करते हैं उसकी। तो इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये जो है इसकी ब्रांच है स्टैट्स की, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास कंक्लूजन्स हैं, इन्फ्रेंसेस हैं जो हमने अपनी स्टडी से हमें मिले हैं, हम उसको देखते हैं कि हम उसके चांस ऑफ जनरलाइजेबिलिटी कितनी है, उसको पॉपुलेशन पैरामीटर पर हम किस तरह से उसको जनरलाइज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर समराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, टू सिंपली अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा को ही डील करती है, टू यूज़ टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजंस के लिए यूज़ करती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए, चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंपैरिजंस के लिए, डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा को अरेंज करने के लिए और चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics consist of aggregate facts, multiple causes affect statistics. Data should be numerically expressed, enumerated or estimated. Statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Statistics are collected in a systematic manner. Statistics for a predetermined purpose. Statistics are capable of being placed in relation to each other, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एग्रीगेट डाटा को जो डील करती है, डिफरेंट मल्टीपल कंपैरिजंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को एक्सप्रेस करने के लिए, एस्टिमेशन के लिए, और इसके अलावा सिस्टमेटिक मैनर में हम इसको यूज़ करते हैं। और हमारे पास पहले इससे पर्पज़ होता है किस खास पर्पज़ के लिए, किस खास डिज़ाइन के लिए हमने इसको यूज़ करना है, चीज़ों का उसका रिलेशनशिप मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics is important in our daily life. We live in the information world and much of this information is determined mathematically with the help of statistics. It means statistics keep us informed about day-to-day happening. Statistics is frequently used by the researchers. They use statistical techniques to collect relevant data, otherwise there may be loss of money, time and other resources. Statistics has widely been used in psychology and education to determine the reliability and validity of a test, फैक्टर एनालिसिस etc. अब वो कह रहे हैं कि इसका स्कोप ऑफ और इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि बहुत से जिससे हम मैथमेटिकल टर्म्स में हम डाटा को डील करते हैं, इससे स्टैटिस्टिक्स भी हमें इसी तरह हेल्प आउट करती है डाटा को अरेंज करने में, उसकी एवरेज एग्रीगेट निकालने में, और डे टू डे लाइफ में हम जो है हम स्टैटिस्टिक्स से हम अपडेट रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, चीज़ों की रेशो के हवाले से या हम उसकी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम उसके बारे में जो है हम जान सकते हैं।
फ्रीक्वेंटली वो कह रहे हैं कि रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है और ये कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए यूज़ की जाती है, और क्योंकि ये टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाती है इससे, और अदर बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में और डिफरेंट फील्ड्स में जो है जहाँ जहाँ पे भी रिसर्च आप यूज़ करेंगे वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल होती है। सो इसका वाइडर स्कोप और इम्पोर्टेंस है। देयर आर सम आल्सो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो जहाँ पे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है वहाँ पे से कुछ लिमिटेशंस हैं, लेट्स डिस्कस। Statistics deal only with quantitative data. Qualitative data like hair color, beauty and honesty cannot be studied directly. It deals with aggregate of facts. Single observation is not the scope of statistics. Statistical techniques deal with the population or aggregate of individuals rather than with individuals. It cannot be handled without good understanding and expertise. Statistics relies on estimation and approximations. Statistical results might lead to flashes conclusions. जैसे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को जो है वो डील करती है, क्वालिटेटिव को डील नहीं करती। एग्रीगेट जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो लार्ज क्वांटिटीज़ हैं उनको डील करती है, सिंगल वैल्यू को ये डील नहीं करती है, उसको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकती। और आप इसको, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, नो हो नहीं है, तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं या डिफरेंट इसकी जो है रिलेशनशिप हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, और ये एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन पर डील करती है। समटाइम जो रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी इसकी जो है वो आपके गलत भी हो सकती हैं और मिसलीडिंग भी हो सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स एंटर्स इन द प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च, व्हेन होल प्लान ऑफ रिसर्च, selection of design, population, sample analysis tools and techniques, etc. is prepared. Statistics play a big role in the medical field. Before any drug prescribed, pharmacists show statistically valid rate of effectiveness. अब इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में और एजुकेशन की फील्ड में, तो कह रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि हम जब भी कोई रिजल्ट स्टडी जो है कंडक्ट करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है जिसमें हम जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट क्या है, और सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन कैसा होगा, नेचर ऑफ स्टडी कैसी होगी, और पॉपुलेशन, सैंपल एनालिसिस कौन सा होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन से यूज़ करेंगे, कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे, सब में जो है वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। इस तरह कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस में भी जो है ये इसका बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। रिसर्चर यूज टू कैटेगरी ऑफ डाटा, descriptive and inferential statistics. The initial collection of data to organize, display and summarize is the objective of descriptive statistics. It is especially useful when researcher finds it necessary to handle interpretation or interrelationship among more than two variables. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इंटरप्रेटेशन करते हैं उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और फिर समराइज़ करते हैं अपने रिजल्ट्स को, और देन हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ये रिसर्च की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इसको अप्लाई करना, रिलेशनशिप को हैंडल करना, या लाइक टू वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप में ये करना चाह रहे हैं, तभी हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का अगर हम रोल की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निक्स दैट अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी सैम्पल्स and make generalizations about the populations from which they are selected. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रोल ये होता है कि जब हम कोई भी पॉपुलेशन में से हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करें, तो चांस ऑफ जनरलाइजेबिलिटी उतना ज़्यादा उस वक्त होता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन साइज जो है वो एनलार्ज होता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, हमारे इन्फ्रेंसेस हैं, आउटकम्स हैं, उसको अगर हम अपनी एंटायर पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो है वहाँ पे रोल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है आपके सामने पॉपुलेशन और सैंपल की। पॉपुलेशन में अगर कह रहे हैं कि डाटा अगर आप पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं, मेजर्स यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन पॉपुलेशन पैरामीटर, मेजर यूज टू डिस्क्राइब द सैंपल्स आर कॉल्ड द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे अगर आप डाटा जो है वो आप पॉपुलेशन से ले रहे हैं, पॉपुलेशन साइज छोटा और आप एंटायर पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ सैंपल, तो यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर वो कहलाते हैं। लेकिन अगर आप बस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अंदाज है और आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप सैंपल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। There are three types of variables: independent variable, dependent variable and extraneous variable. अगर हम वेरिएबल को डिस्कस करें तो यूजुअली स्टडी में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, लेकिन तीसरा वेरिएबल जो होता है वो हमारी स्टडी में इंटरफेयर कर रहा होता है, और इसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, लाइक टाइम है, एज है, जिसको जो कंट्रोलेबल नहीं होता। ठीक है,
We can say that a variable is a quantity that can assume any of a set of value. In other words, we can say that a variable is a characteristic that varies from one person to other or things. Like in a simple words we can say a thing which can vary, जिसमें तगय्युर आता है, तब्दीली आती है, वो वेरिएबल कहलाते हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में an independent variable is defined as a variable that the experimental change to test their dependent variable. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, देयर आर वेरिएबल्स दैट अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, लाइक एज, etc. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप वो कह रहे हैं कि ऐसा वेरिएबल जो डोमिनेंट होता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरे वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल से इन्फ्लुएंस लेते हैं. ठीक है. लाइक अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव पर चला गया, माइनस पर चला गया, तो हम बहुत ज़्यादा हमें सर्दी महसूस हो रही है, तो वो जो एनवायरनमेंट है या टेम्परेचर है वो क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहा है. हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है उस वक्त वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी. इस टीचर की टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमारे स्टूडेंट पे इन्फ्लुएंस करिए, तो टीचर की टीचिंग स्ट्रेटजी जो इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है और उनकी लर्निंग टेक्निक्स है, उनकी लर्निंग अगर उससे इन्हांस हो रही है, तो वो स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट है टीचर की टीचिंग के ऊपर. तो वहाँ पे उनका जो रोल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का है. इसी तरह एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो ऐसे वेरिएबल हैं जो हमारी स्टडी में साइड बाई साइड चलते रहते हैं. लाइक एनवायरनमेंट फैक्टर हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स हो सकती हैं, एज है, टाइम है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या बीइंग रिसर्चर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हमारी स्टडी को साइड बाई साइड जो है वो अफेक्ट करते रहते हैं. तो उसको हम एक्सट्रेनियस या कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं. देयर बेसिक टू कैटेगरी ऑफ वेरिएबल. अगर उनकी टाइप्स की बात करें तो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं और दूसरे न्यूमेरिकल हैं. न्यूमेरिक में है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस, जबकि कैटेगोरिकल में है नॉमिनल और ऑर्डिनल. जी, अगर आप नॉमिनल ऑर्डिनल को हम अंडरस्टैंड करने से पहले हम अगर लेवल ऑफ मेजरमेंट को पढ़ें तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल्स कौन से होते हैं. ठीक है. Each variable uses different type of analysis and measurement, requiring the use of different type of measurement scale. There are 4 types of measurement scale. Usually 4 types के scale होते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपने वेरिएबल की कैटेगरी को जो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल. ये 4 टाइप के स्केल जो है स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, एनालिसिस में भी. इनको मेजरमेंट ऑफ स्केल कहते हैं. नॉमिनल में जो है वो कैटेगरीज होती हैं, लाइक जेंडर है, एथनिसिटी है. ठीक है. मेल फीमेल जो कैटेगरी की फॉर्म में डाटा होता है वो नॉमिनल कैटेगरी कहलाती है, नॉमिनल स्केल कहलाता है. ऑर्डिनल में जो है वो ऑर्डर मैटर करता है. लाइक ऑर्डिनल कैटेगरी है ये, लाइक रैंक इन क्लास, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. ठीक है. ऑर्डर टू फिनिश, लाइक अगर मेरे मोबाइल का पासवर्ड 1 2 3 है तो 3 2 1 से वो ओपन नहीं होगा क्योंकि उसका ऑर्डर जो है 1 2 3 है. ठीक है. जब तक मैं वो एग्जैक्ट ऑर्डर अप्लाई नहीं करूँगी, चाहे वो 3 डिजिट ही हैं, तो ऑर्डर मैटर करेगा, तो विदाउट ऑर्डर के वो ओपन नहीं होगा. तो इस तरह रैंकिंग है, फर्स्ट पोजीशन है, हायर अचीवर है, लोअर अचीवर है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है. इस तरह इंटरवल में इंटरवल जो है वो एग्जिस्ट करता है. इसमें इक्वल इंटरवल्स आते हैं, टेस्ट स्कोर्स आ सकते हैं, एटीट्यूड स्कोर्स आ सकते हैं. लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि हम इंटरवल में हम नेगेटिव स्केल पे भी चले जाते हैं. ठीक है. जैसे -0 से बिलो भी हम जा सकते हैं. ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब हाई होता है, शदीद सर्दी का मौसम होता है, क्या कहता है कि माइनस में चला जाता है, तो हम 0 से नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 सो ऑन. तो इस होता है इंटरवल में हम माइनस से बिलो यानी 0 से बिलो -1 -2 पे जा सकते हैं. इक्वल इंटरवल्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी 0 से नीचे भी जो है वो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, लाई करती हैं. लेकिन रेशो में जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है. एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब कि नथिंग बिलो ज़ीरो. डेड का मतलब होता है डेड, यानी 0 से नीचे कुछ भी नहीं है. लाइक टाइम है, टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता. हाइट है, वेट है, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगी लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो सकती. तो इसमें रेशो में एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है. जी, यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताना है. स्टैटिस्टिक्स में जब हम क्वांटिटेटिव डाटा रिसर्च करते हैं तो यूजुअली उसमें हम रेशो और इंटरवल स्केल को यूज़ करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में हम ऑर्डिनल और नॉमिनल कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है.
Nominal scale. These scales are used for labeling variables without any quantitative value. It's simple called label. For example, class rank, social class, category. ठीक है, यानी आपका हेयर कलर क्या है, आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को लेके आ सकती हैं, जेंडर वाइज अब मेल फीमेल ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं। कैटेगरी जहाँ पे आती है वहाँ पे हम नॉमिनल स्केल को डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डिनल स्केल, this is basically sets of ranking. Ordinal scale is the order of the value categorized and shows the simple difference between the value. For example, a person's name. Any yes or no distinctions? How do you feel today? Very happy, unhappy, okay, happy, very happy. जैसे अपने लिकर्ट स्केल हम यूज़ करते हैं रिसर्च में, तो उसकी 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है। इंटरवल स्केल क्लासिफाइज डाटा इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज. Determine the preferences between items. 0 point on the internal scale is arbitrary 0. It is not the true 0 point. This designates an equal interval ordering. The difference in temperature between 20 degrees of F and 25 degrees F फ़ारेनहाइट स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 76 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है। इंटरवल जैसे कह रहे हैं कि जीरो से हम बिलो भी जा सकते हैं, -1 भी जा सकते हैं, और आर्बिट्रेरी ज़ीरो होता है, और ज़ीरो से बिलो भी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, इसके अंदर इक्वल इंटरवल्स आ जाते हैं। रेशो स्केल में क्या है, रेशो हाईएस्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल contains the qualities of the nominal, ordinal and interval scale. इसमें सब तीनों स्केल की जो क्वालिटीज़ हैं वो लाई करती हैं with the additions of an absolute 0 point. और इसमें ज़ीरो जो है एब्सोल्यूट होता है, ज़ीरो से बिलो कुछ भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ मनी, ज़ीरो मनी इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ मनी. ठीक है। और जैसे हम लोग टाइम है, हाइट है, वेट है, जो ज़ीरो नहीं हो सकती. Scientific method is a process for explaining the world we see. It is a process used to validate observation while minimizing observer bias. यानी ऑब्जर्वर की बाइसनेस को ये मिनिमाइज़ करते हैं और ये डाटा को जो है वो एविडेंस के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं. दिस मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू आंसर्स दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द थिंग्स वी ऑब्जर्व. Its goal is to conduct research in a fair, unbiased and repeatable manner. तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, इसमें हम जो है सिर्फ एम्पेरिकल बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करते, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम जो है रिपीटेड टाइम उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर जो है एविडेंस के साथ जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स के साथ, एविडेंस के साथ जो है साइंटिफिक मेथड जो है वो चीज़ों को आंसर्स को अप्रोच लेकर आता है, एक्सप्लेन करता है रिजल्ट को, और इसमें कोई बाइसनेस नहीं होती, और फेयर और ट्रूथ पे ये बेस करता है. The process is as follows. Ask a question. Asking question is the first step of scientific method. Good questions come from careful observations. Our senses are a good source of observation. The instrument like microscope or माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आर आल्सो यूज. ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं अगर आप टीनी थिंग्स को अगर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं. These instruments extend the range of sense. During the observation, many questions come in the mind. These questions derive from the scientific method. ठीक है, तो कहते हैं जब हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके लिए हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं. बाई यूजिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हम चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व भी करते हैं, और बहुत टीनी थिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को भी यूज़ करते हैं. उसके अलावा डिफरेंट हम सेंसेस को यूज़ करते हुए, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है हम कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस. सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को. द क्वेश्चन रेज्ड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन लेड टू अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, उसके बाद हम हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा बनाते हैं. फॉर्मेशन हाइपोथेसिस, कोई भी अजम्पशंस हम क्रिएट करते हैं. हाइपोथेसिस एज टेस्टेबल स्टेटमेंट, इट इज़ एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रिसर्च. फिर हम अपनी स्टडी और रिसर्च पे बेसिस पे हम देखते हैं अपने कंक्लूजन पे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हो गया. टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आफ्टर फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस इट इज़ टेस्टेड. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस. There are different methods to test a hypothesis. The most familiar method is to conduct an experiment. ठीक है, hypothesis testing के लिए यूजुअली हम experimental study करते हैं. Analyze the results. All information that are gathered are analyzed.
Tables and graphs are used in the steps to organize the data. Drawing conclusions on the basis of analysis, it is concluded whether or not the results support the hypothesis. If in case hypothesis is not supported by the data, the researcher checks for error. Sometimes he may have to reject the hypothesis and make a new one. ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स, तो कहते हैं कि जब हम एनालाइज करते हैं चीज़ों का, इंटरप्रेट करते हैं, अब फिर देखते हैं हम जो स्टडी है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर वो सपोर्ट कर रही है तो फिर हम रिसर्चर चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा स्टडी में, लाइक टाइप 1 टाइप 2 और टाइप एरर तो नहीं आ रहा, और अगर वो रिजेक्ट करती है तो फिर हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो है इससे फर्दर हम क्या इस पर जो है वो इसको कर सकते हैं. कम्युनिकेट द रिजल्ट्स. आफ्टर एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू लेट अदर्स नो द न्यू पीस ऑफ नॉलेज. अब स्टैटिस्टिकल नोटेशन की अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में जो है वो इन सिंबल्स का या इन अल्फ़ाबेट्स का क्या मीनिंग है. कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल नोटेशंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. लाइक नोटेशन से सिंबल्स जो हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सैम्पल प्रोपोर्शन को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में. एक्स जो है वो सेट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एक्स जो है वो सैम्पल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है उसके सेट को. एन जो है वो ऑल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को या पॉपुलेशन साइज़ को रिप्रेजेंट करता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.